नमस्कार। आज हम मुस्लिम विधि के अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा विवाह विच्छेद या डिसोल्यूशंस ऑफ मैरिज पे आज हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो सभी संप्रदाय का ये मूल उद्देश्य होता है कि वो जो पति पत्नी का अटूट संबंध है उस रिश्ते को किसी भी स्थिति में टूटने ना पाए। जैसे कि एक कहावत है, स्वस्थ और सुखी परिवार जीवन का आधार होता है। अर्थात कि अगर उस परिवार में सुख और शांति है और उस परिवार में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वो परिवार बहुत ही उच्च शिखर तक पहुंच सकता है और उसके सभी उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर पति और पत्नी दोनों एक ही छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाए तो वहाँ पर हर धर्म में वहाँ पर विवाह विच्छेद की बात की गई है। एक कहावत है, अगर हम चूँकि फैमिली लॉ की बात कर रहे हैं, मुस्लिम विधि की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम विधि के एक बहुत बड़े जानकार तैयब जी, जिनकी बहुत बुक्स पब्लिश होती हैं मोहम्मदन लॉ के नाम से, तो तैयब जी का ये कहना है कि हम गुलाब के फूल को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं, हम गुलाब के जो फूल पेड़ होते हैं उसमें बहुत ही तीखे कांटे होते हैं और हम उन कांटों को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उसमें गुलाब के फूल होते हैं। लेकिन कोई पेड़ अगर गुलाब का ऐसा है जिसमें फूल आने की कोई भी संभावना नहीं है तो उस पेड़ को काट ही देना चाहिए। अर्थात कि पति पत्नी के बीच जो रिलेशंस है वो इस स्थिति तक पहुंच गया है कि उनका एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उनको तलाक या विवाह विच्छेद ले लेना चाहिए। इसी में दोनों का भला और परिवार का भला हो सकता है। तो रीजनेबल कंडीशंस में, एक्सेप्शंस में, अपवादिक स्थितियों में ही कोई भी धर्म इस स्थिति तक पहुंचता है कि वहाँ पर विवाह विच्छेद करवाया जाए। तो विवाह विच्छेद कैसे मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होता है, कैसे पर्सनल लॉ में होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में मुस्लिम विधि में पढ़ा जाता है। तो मुस्लिम विधि में जहाँ तक हम डाइवोर्स की बात करें, विवाह विच्छेद की बात करें, तो विवाह विच्छेद को हम दो भागों में वहाँ पर बांटते हैं। पहला, बाई एक्ट ऑफ गॉड और बाई एक्ट ऑफ पार्टीज। स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें, वहाँ पर एक ग्राफ बना लें और ग्राफ के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में लिखने की कोशिश करें। तो सबसे ऊपर आप विवाह विच्छेद लिखें। विवाह विच्छेद को दो भागों में बांटें और दो भागों में सबसे पहले बाई एक्ट ऑफ गॉड और दूसरी साइड बाई एक्ट ऑफ पार्टीज, मतलब भगवान के द्वारा विवाह विच्छेद और दूसरा पक्षकारों के द्वारा विवाह विच्छेद। तो ईश्वर के द्वारा जो विवाह विच्छेद होता है उसके अकॉर्डिंग दोनों पक्षकारों में से अगर किसी भी पक्षकार को अगर परमात्मा अपने पास बुला लेता है या ऐसे कहें कि उसकी मृत्यु हो जाए तो वहाँ पर विवाह विच्छेद हो जाता है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो बाई एक्ट ऑफ पार्टीज, मतलब पक्षकारों के कृत्य के द्वारा विवाह विच्छेद। तो पक्षकारों के कृत्य के द्वारा विवाह विच्छेद को हम दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में उसको इस प्रकार से बांटेंगे। पहला, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स और दूसरा जुडिशियल डिवोर्स। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स से मतलब होता है न्यायालय के बाहर विवाह विच्छेद और जुडिशियल डिवोर्स से मतलब होता है न्यायालय के अंदर विवाह विच्छेद। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स पे जहाँ पहुँचते हैं तो उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं? बाय हस्बैंड, बाय वाइफ, बाय म्यूचुअल कंसेंट। मीन्स पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा और दोनों की आपसी सहमति से। तो ये तीन भागों में एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स वहाँ पर बनता है। और जुडिशियल डिवोर्स पे जहाँ पहुँचते हैं तो जुडिशियल डिवोर्स जो होता है वो केवल महिलाओं का अधिकार वहाँ पर है। तो जुडिशियल डिवोर्स जो है वो विवाह विघटन अधिनियम 1939, डिसोल्यूशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज 1939 का जो एक्ट है वो वहाँ पर जुडिशियल डिवोर्स के अकॉर्डिंग होता है। और उसमें न्यायालय के अंदर जो इस एक्ट के जो ग्राउंड बताए गए हैं जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर विवाह विच्छेद करवाया जाता है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स पे हम यहाँ पर चर्चा कर देंगे। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स में भाई हस्बैंड को कौन कौन से तरीके वहाँ पर मिले हुए हैं अपनी पत्नी को विवाह विच्छेद करने के, उस पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो भाई हस्बैंड पे अगर हम बात करें तो भाई हस्बैंड को तीन तरीके वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मिले हुए हैं। इसमें तलाक, दूसरा इला और तीसरा जिहाद। तलाक जिस पे हम हमेशा बात करते हैं कि तलाक दे दिया, तलाक हो गया, लेकिन तलाक पे जब हम यहाँ पर डीपली अध्ययन पे पहुँचते हैं तो
तलाक मुस्लिम विवाह विघटन जो होता है, मुस्लिम जो विवाह विच्छेद होता है, उसमें पति को जो विवाह विच्छेद के अधिकार मिले हुए हैं, उसमें तलाक केवल एक तरीका होता है। और तलाक को जो हम पूरा विवाह विच्छेद के रूप में पढ़ लेते हैं, वो केवल हमारी अज्ञानता ही होती है। पति के जो वहाँ पर राइट्स मिले हुए थे विवाह विच्छेद के, उसमें तलाक एक तरीका है। और पति के 3 तरीके वहाँ पर बताए गए हैं, तलाक, इला और जिहाद। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं। तो तलाक पे जब हम पहुँचते हैं, तो तलाक के बारे में जब हम बात करें तो तलाक के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए। तो जब हम तलाक पे वहाँ पर पहुँचते हैं तो तलाक में यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी हमने जब मैरिज का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, तो मैरिज के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि माइनर्स की भी मैरिज उनके गार्जियंस के द्वारा करवाई जा सकती है, लेकिन तलाक वहाँ पर गार्जियंस के द्वारा नहीं करवाया जा सकता है। तलाक केवल वही पक्षकार ले सकता है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, वयस्क हो, सोचने समझने की क्षमता रखता हो और कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करता हो, वही केवल तलाक अपनी पत्नी को दे सकता है। तलाक किसी भी प्रकार से दबाव से, तलाक किसी भी प्रकार से फ्री कंसेंट अगर वो नहीं है तो तलाक नहीं माना जाएगा, या वो वयस्क नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को जब पूरा किया जाता है तो तलाक के कॉन्सेप्ट वहाँ पर बन जाते हैं। तलाक जो वर्ड होता है वो तलाक के एसेंशियल एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग वो एकदम एक्सप्रेस होना चाहिए, मतलब जिस को वो तलाक दे रहा है। चूँकि मुस्लिम संप्रदाय में 4 निकाय की परंपरा बताई गई है, तो वहाँ पर वो पति वो पुरुष किस महिला को तलाक दे रहा है, वहाँ पर वर्ड ऑफ तलाक मस्ट बी एक्सप्रेस, मतलब वो तलाक के शब्द वहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर घुमा फिरा करके अगर वो बात की गई है तो तलाक वहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो शिया और सुन्नी की वहाँ पर अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम सुन्नी संप्रदाय की बात करें तो तलाक हमेशा लिखित में ही होना चाहिए, लेकिन अगर हम शिया संप्रदाय की बात करें तो तलाक मौखिक भी हो सकता है और एक्सेप्शनल के रूप में लिखित भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर पूरी करने के बाद तलाक का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। तलाक वहाँ पर 2 प्रकार बताए गए हैं, तलाक उल सुन्नत जिसको हम रिवोकेबल्स तलाक भी कहते हैं, तलाक उल विद्दत जिसको हम इर्रिवोकेबल तलाक भी कहते हैं, जिसको हम तलाक उल बैन भी कहा जाता है, जिसको ट्रिपल तलाक का नाम दिया गया था। तो इन दोनों तलाक़ों के बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं। तलाक उल सुन्नत पे अगर हम बात करें तो तलाक उल सुन्नत को 2 भागों में बांटा गया है, एहसन तलाक और दूसरा हसन तलाक। एहसन तलाक की जहाँ तक हम बात करें तो एहसन तलाक में एक्चुअली ये जो तलाक उल सुन्नत है ये रिवोकेबल्स है, मतलब कभी भी पर्याप्त समय उसमें होता है और पर्याप्त समय में वो तलाक वापस लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। तो तलाक उल सुन्नत से मतलब होता है कि ऐसा तलाक जो एक निर्धारित समय अवधि में वापस लिया जा सकता है, और दूसरा तलाक उल बिद्दत मतलब तलाक उल बैन भी इसको कहा जाता था, मतलब अगर एक बार तलाक दे दिया गया है तो वो कभी वापस नहीं होगा, और इसी को ट्रिपल तलाक का नाम दिया गया था, जो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। यही वो ट्रिपल तलाक था जिस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तलाक उल सुन्नत की बात करें तो तलाक उल सुन्नत के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक एहसन तलाक और दूसरा हसन तलाक। एहसन तलाक में एक्चुअली क्या होता है कि पीरियड ऑफ प्योरिटीज में वो पति अपनी पत्नी को तलाक देता है, तो वहाँ पर बोलना एक बार होता है कि हम आपको तलाक देते हैं, और वहाँ पर वो जो उसकी पत्नी है वो 3 पीरियड्स ऑफ प्योरिटीज या 3 चंद्रमास को पूरा करेगी, और इसके बाद फिर वो तलाक इनरिवोकेबल तलाक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी समय है उसके पास कि अगर मान लीजिए क्रोध की वजह से, गुस्सा की वजह से, किसी अन्य छोटे मोटे कारण की वजह से अगर वो गुस्से में तलाक दे दिया गया था तो वो काफ़ी समय है उसको वापस ले सकता है। तलाक हसन की अगर हम बात करें तो तलाक हसन में एक्चुअली क्या होता है कि वो पति अपनी पत्नी को तलाक एक बार पीरियड ऑफ प्योरिटीज जब उसकी पत्नी शुद्ध काल में होती है तो उसको एक बार तलाक कहता है, फिर अगले महीने फिर दोबारा जब वो पीरियड ऑफ प्योरिटीज में रहती है तो दोबारा तलाक कहता है, और फिर तीसरे महीने में फिर एक बार वो तलाक का उच्चारण करता है। तो इस प्रकार से अगर इन 3 महीनों में उनकी जो आपसी जो मतभेद हो गए थे, अगर वो गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बचती है उनको कि फिर से एक हो सके, तो फिर वो तलाक फाइनल तलाक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर तलाक उल सुन्नत में काफ़ी समय मिला, और इसको मोहम्मद पैगंबर साहब ने बहुत अच्छा तलाक भी कहा था। तलाक उल विद्दत की जब हम बात करें तो तलाक उल बैन भी इसको कहते हैं, जिसको भी हमने सायरा बानो के केस में बताया कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर तलाक उल बैन या ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए एक कानून भी बना दिया गया है।
एक्चुअली तलाकुल बिद्दत में एक्चुअली ये होता था कि वहाँ पर एक बार में ही तलाक 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 ये शब्द उसके पीरियड ऑफ प्योरिटीज में कह दिया जाता था, और वो तलाक हमेशा हमेशा के लिए अप्रतिसंगरणीय, जिसको इर्रेवोकेबल तलाक कहा जाता था, वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर तलाक हो जाता था। तो मुस्लिम संप्रदाय में ये तलाकुल वैन की पद्धति बहुत अच्छी पद्धति वहाँ पर रहती थी, क्योंकि वो एक बार में ही ट्रिपल तलाक वहाँ पर हो जाता था, जिसको आगे जाकर के मुस्लिम महिलाओं ने आवाज़ उठाई और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सायरा बानो के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, और वहाँ पर अब केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून भी बना दिया गया है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि पति के 3 तरीके, पहला तलाक, दूसरा इला, तीसरा जिहार। तो अब हम इला पे बात करते हैं। इला एक अरबी शब्द है जिसका आशय होता है शपथ, शपथ लेना, ओथ लेना। तो यहाँ पर पति ये ओथ लेता था, ये शपथ लेता था कि वो पत्नी के साथ कोई भी रिलेशंस नहीं बनाएगा, और अगर ये शपथ वो 4 महीने तक अगर पूरी कर देता था तो ये तलाक वहाँ पर पूरा हो जाता था, जिसको हम इला नामक तलाक कहते थे। तीसरा यहाँ पर आता है जिहार। जिहार का मतलब होता है कि किसी से कल्पना करना। यहाँ पर जो पति होता है वो अपनी पत्नी की जो तुलना कर देता था कि ये हमारी बहन की जैसी है, ये हमारे माँ की जैसी है, या ऐसे संबंध से उसकी तुलना कर देता था जो मुस्लिम संप्रदाय में उस महिला के साथ निकाह नहीं हो सकता था। इस प्रकार से वो अपनी पत्नी की तुलना उस महिला से कर देता था, तो यहाँ पर वो जिहार माना जाता था। लेकिन ये भी अप्रतिसंगणी तलाक होता था, और अगर वो पुरुष चाहे तो इसको वापस ले सकता था, लेकिन उसके कुछ नियम होते थे, जैसे 60 गरीबों को भोजन करवाना, 2 माह का उपवास रखना, अगर वो राजा है तो उसको गुलाम को आज़ाद करना। तो इस प्रकार से वो ये इला और जिहार जैसे तलाक भी वापस ले सकता था। अब यहाँ पर अगर हम आगे चल कर के बात करें तो हमने पति के ये तरीके देखे, और यहाँ पर आगे हम बात करें तो पत्नी पे बात करते हैं। तो पत्नी को शुरुआत से ही मुस्लिम संप्रदाय में तलाक जैसे कोई भी अधिकार वहाँ पर नहीं रहते थे। म्यूचुअल कंसेंट पे अगर हम बात करें तो दोनों आपसी सहमति से वहाँ पर विवाह विच्छेद कर सकते हैं, और वहाँ पर खुला और मुबारक 2 कॉन्सेप्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ में बताए गए हैं। खुला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों की सहमति होती थी कि वो एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं, लेकिन पत्नी की सहमति ज़्यादा होती थी, और इसलिए उसको कोई भी वहाँ पर मेंटेनेंस या कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता था, और वहाँ पर खुला तलाक वहाँ पर हो जाता था। खुला मुबारक में एक्चुअली दोनों की वहाँ पर सहमति होती थी, और आपसी सहमति से वहाँ पर दोनों का तलाक हो जाता था। तो यहाँ पर हमने तलाक के कॉन्सेप्ट में देखा कि पति को जो 3 तरीके वहाँ पर मिले हैं, तलाक, इला, जिहार, उसके बारे में हमने चर्चा की, और जो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से वहाँ पर आते हैं खुला और मुबारक, तो उस पर भी हमने यहाँ पर चर्चा की। आगे हम चर्चा यहाँ पर जारी रखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे चर्चा की थी कि जो तलाक है वो जुडिशियल डिवोर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स। तो जुडिशियल डिवोर्स पे अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हमने एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स पे की है, जो न्यायालय के बाहर तलाक होता था। अब हम जुडिशियल डिवोर्स पे यहाँ पर बात करेंगे, और जुडिशियल डिवोर्स में यहाँ पर केवल महिलाओं को ही अधिकार है। जो जुडिशियल डिवोर्स जो एक्ट है 1939 का, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 में जो 9 आधार बताए गए हैं, वो केवल मुस्लिम जो पत्नी है, मुस्लिम विवाहित पत्नी है, उनको ही केवल वो अधिकार वहाँ पर मिले हुए हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जुडिशियल डिवोर्स में इसको फस्क भी कहा जाता है। तो जुडिशियल डिवोर्स में महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरान सूरा 4 आयत 35 पर ये जुडिशियल डिवोर्स जो एक्ट है उसी पर डिपेंड करता है, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि महिलाओं को ऐसा लगता है, अगर मुस्लिम जो विवाहित महिलाएं, उनको ऐसा लगता है कि उनका जो निकाह हुआ है वो निकाह उनके पक्ष में नहीं है, उनके साथ पक्षपात हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उनको वहाँ पर उस विवाह को विच्छेद करने का पूरा अधिकार है। और इसी कुरान के कॉन्सेप्ट के आधार पे ही 1939 का एक्ट बना हुआ है, जो 17 मार्च 1939 से हमारे पूरे भारत में इफेक्ट किया गया, और उसी एक्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 1939 के एक्ट के पहले मुस्लिम जो महिलाएं हैं, मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो विवाहित जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको पहले केवल 3 अधिकार वहां पर मिले हुए थे कि वो अपने पति को डिवोर्स दे सकती थी। पहला, इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, मतलब अगर उनका पति नपुंसक है तो वो इस आधार पे वो तलाक ले सकती थी, वो डाइवोर्स ले सकती थी। दूसरा, अगर उनके पति के द्वारा उसको शारीरिक क्षति पहुंचाई गई है तो वो वहाँ पर तलाक ले सकती थी। और तीसरा, लियोन,
और लियोन से यहाँ पर मतलब होता है कि उसके पति के द्वारा उस महिला पर मतलब उस महिला पर बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी आधार के उसके ऊपर पर पुरुष गमन का आरोप लगाया गया हो, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री बाय हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। मतलब उसकी पत्नी पर उसने फॉल्स चार्ज एडल्ट्री के लगाए हों, मिथ्या आरोप वहाँ पर लगाए हों। तो इन तीन में से किसी भी एक ग्राउंड पर वो तलाक ले सकती थी, डाइवोर्स ले सकती थी। लेकिन फिर भी पुरुषों के जो डाइवोर्स के अधिकार थे वो बहुत ही विस्तृत थे, महिलाओं को अधिकार वहाँ पर नहीं दिए गए थे। और इसीलिए 1939 का जो एक्ट वहाँ पर आया, उस एक्ट के माध्यम से महिलाओं को वहाँ पर तलाक के अधिकार दिए गए। ये एक्ट केवल मुस्लिम विवाहित महिलाओं के लिए है। पुरुष इस एक्ट के आधारों का आधार नहीं बना सकता है, केवल महिलाओं को ही अधिकार वहाँ पर दिए गए हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से सेक्शन 2 में जो धारा 2 है, उस धारा 2 में जो 9 आधार बताए गए हैं, उन 9 आधारों पर हम बहुत जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि कैसे महिलाएं वहाँ पर तलाक या डाइवोर्स ले सकती हैं। तो पहला, 4 वर्ष तक पति लापता रहा हो, मतलब कि 4 वर्ष तक उनके पति महोदय का कोई ठोर ठिकाना ना रहा हो कि वो है कहाँ, ना किसी ने उसको देखा हो। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें, ये 9 आधार जो बताए गए हैं, केवल आधार बना लेने से ही वहाँ पर डाइवोर्स नहीं बन जाता है। वहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा, न्यायालय में साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में 4 साल से पति महोदय का कोई भी ठोर ठिकाना नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ने उनको देखा है 4 साल में, तो वो आकर न्यायालय में आकर के प्रूफ कर सकता है, और इसके बाद फिर जाकर के वो तलाक का आवेदन एक्सेप्ट होगा। और इस फर्स्ट ग्राउंड पर जो तलाक की डिग्री, जो डाइवोर्स की डिग्री, विवाह विच्छेद की डिग्री उस महिला को दी जाएगी। वो डिक्री का प्रवर्तन भी उस प्रवर्तन की तारीख से, जिस तारीख को वो डिक्री दी गई, उसके 6 महीने तक भी उसका इन्फोर्समेंट नहीं होगा, उसका प्रवर्तन नहीं होगा। हो सकता है कि पति महोदय उन 6 महीने में वापस आ जाए, तो ये जो तलाक का जो ग्राउंड बनाया गया था वो वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पर बनता है कि पति भरण पोषण करने में, पति 2 वर्ष तक अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ रहा हो, तो ये तलाक का ग्राउंड वहाँ पर उस महिला वो ग्राउंड डाइवोर्स का ग्राउंड बना सकती है। अगर हम तीसरे आधार पर बात करें, तो तीसरे आधार पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि पति को किसी क्रिमिनल केस में 7 साल तक की सज़ा फाइनल रूप से हो चुकी हो। फाइनल रूप से मतलब है कि यहाँ पर मान लीजिए कि नीचे के न्यायालय के द्वारा वो सज़ा दी गई थी, वो अपील हो सकती है, रिवीजन हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, तो फिर अभी ये ग्राउंड वहाँ पर काम नहीं करेगा, तीसरा ग्राउंड काम नहीं करेगा, जब तक कि वो सज़ा अपीलीय न्यायालय के द्वारा फाइनल नहीं घोषित कर दी गई है। तो अगर 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि की सज़ा अगर पति को होती है, तो वहाँ पर वो पत्नी इस ग्राउंड को लेकर के डाइवोर्स का केस लगा सकती है। चौथे ग्राउंड पे अगर हम बात करें, तो पति 3 वर्ष तक अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं हो पाया है। तो ये वैवाहिक कर्तव्य क्या होते हैं, ये मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे वैवाहिक कर्तव्य वहाँ पर होते हैं, जैसे कि पत्नी के जो रीजनेबल कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए उसको मायके में कोई विशेष काम से जाना है, कोई बीमार है या वो अध्ययन कर रही है, तो मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि वो वैवाहिक कर्तव्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो वैवाहिक कर्तव्य एक दूसरे के प्रति होते हैं और एक दूसरे को पालन करना होते हैं। तो वैवाहिक कर्तव्य 3 साल तक वो पति पूरा ना कर पाया हो, तो इस आधार पर भी वो तलाक का आवेदन किया जा सकता है। अगले ग्राउंड पे अगर हम बात करें, तो पति विवाह के समय नपुंसक था और बराबर नपुंसक रहा है। इम्पोटेंसी वो हस्बैंड की रही है, तो बराबर अगर ये आगे भी रही है, तो वो पत्नी इस ग्राउंड को आधार बना सकती है। लेकिन यहाँ पर जो डिक्री पारित की जाएगी, वो 1 साल तक का समय उस पति को मिलेगा कि वो साबित करे कि नपुंसक नहीं है। छठवें ग्राउंड पे अगर हम बात करें, तो पति 2 वर्ष तक पागलपन में रहा हो, कुष्ठ रोग में रहा हो, या अन्य कोई जो बहुत ही खतरनाक वर्नेबल डिसीजेस होते हैं उनमें वो रहा हो, तो ये ग्राउंड भी महिला को वहाँ पर मिला हुआ है। लेकिन जो पागल की बात वहाँ पर होती है, वो जड़मूर्ख हो, मतलब इस प्रकार का नहीं है कि वो ठीक हो जाता है फिर पागल हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो इस आधार पर तलाक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो इस प्रकार का पागलपन है, इस प्रकार का कुष्ठ रोग है, इस प्रकार का रतिजन्य रोग है कि वो ठीक नहीं हो सकता है किसी भी स्थिति में, तो इस ग्राउंड को वहाँ पर आधार बनाया जा सकता है। मुस्लिम विधि का जो हम 1939 पे बात कर रहे हैं, 7वां आधार यहाँ पर बनता है कि उस महिला की शादी अगर 15 साल के पहले करवाई गई थी उनके गार्जियंस की सहायता से, और उस महिला ने 15 साल से 18 साल की अपनी उम्र में इन 3 सालों में अपने उस विवाह को अगर निरस्त करवा दिया है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जिसको हम कहते हैं, उसका विकल्प अगर उसने ले लिया है,
तो वहाँ पर फिर ये ग्राउंड 227 के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पर डाइवोर्स दिया जा सकता है। और अगले अगर हम विकल्प पे बात करें तो पति के द्वारा क्रूरता की गई हो, और क्रूरता की जो डेफिनेशन है वो वहाँ पर बहुत विस्तृत बताई गई है। तो पति अगर बराबर उस महिला के साथ क्रूरता करता है तो वहाँ पर क्रूरता के आधार पे 2-8 जो वहाँ पर ग्राउंड बताया गया है सेक्शन 2 में, जो 8वां ग्राउंड है उस आधार पर डाइवोर्स का केस वो महिला ला सकती है। और जो 9वां ग्राउंड वहाँ पर बताया गया है वो कोई ग्राउंड वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसमें केवल इतना लिखा है कि अन्य समय समय पर मुस्लिम विधि के द्वारा जो मान्य आधार बनेंगे वो 9वें नंबर पर भी उसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार से डिसोल्यूशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अकॉर्डिंग जो 17 मार्च 1939 से पूरे देश में प्रवर्तित है, ये केवल महिलाओं को ही वहाँ पर जुडिशियल डिवोर्स जिस पे हम बात कर रहे थे वो केवल महिलाओं को ही राइट देता है कि अगर वो उनको लग रहा है कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो अपने पति को तलाक दे सकती हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक वहाँ पर पूरा होता है जो हमने एक डाइवोर्स के बारे में बात की। अगले टॉपिक में फिर हम आगे बढ़ेंगे गिफ्ट को लेकर के, दान को लेकर के, हिबा को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।